हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है 1 बार इज इक्वल टू। तो एक बार जो है दोस्तों वो किसके बराबर होता है? 10⁵ पास्कल के बराबर। जो बार होता है या फिर पास्कल होता है वो प्रेशर को मेजर करने की यूनिट होती है। तो एक बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल। अगला प्रश्न है काला अजार इज ट्रांसमिटेड बाय। तो काला अजार रोग जो होता है वह किसके द्वारा फैलता है? तो इसका आंसर है सैंड फ्लाई, जिसको कि हिंदी में सिकता मक्खी कहा जाता है। और दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कौन सा पैरासाइट होता है? तो लिस्मेनिया पैरासाइट होता है। कौन सा पैरासाइट होता है? लिस्मेनिया पैरासाइट। इसका सिम्टम्स हैं दोस्तों हाई फीवर, वेट लॉस, एनीमिया यानी कि ब्लड लॉस हो जाता है और हमारी जो बॉडी है उसमें स्वेलिंग आने लग जाती है। तो काला अजार सैंड फ्लाई के द्वारा फैलता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा। तो कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था? तो इसका आंसर है बिंबिसार। ठीक है दोस्तों, बिंबिसार हर्यक वंश का राजा था जो कि मगध पर शासन करता था और यह बुद्ध और महावीर जैन दोनों के समकालीन था। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिंबिसार। कौन से वंश का संस्थापक था? हर्यक वंश का। और बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजात शत्रु। ठीक है। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज चौहान वॉज डिफीटेड बाय मोहम्मद गौरी इन द बैटल ऑफ। तो पृथ्वीराज चौहान जो थे वो मोहम्मद गौरी से कौन सी लड़ाई में हार गए थे? दोस्तों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में दो लड़ाइयाँ हुई। एक तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ और एक तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 में। तो 1192 में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। दोस्तों ये क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है कि तराइन का प्रथम युद्ध या फिर द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो आप इनके सन याद कर लीजिए। 1191 और 1192 में किस किस के बीच में लड़ा गया था ये भी पूछा जा सकता है। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। तो क्वेश्चन को घुमा के कई तरह से पूछ सकते हैं एग्जाम में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट। तो ये क्वेश्चन जो ऑर्गेनाइजेशन संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको लगातार वीडियोस में करा रहा हूँ। तो ILO का हेडक्वार्टर कहाँ है? इंटरनेशनल श्रम संगठन का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? प्रत्येक वर्ष 1 मई को 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है जो कि लगातार एग्जाम में पूछा जाता है वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर है बॉम्बे में। ऑप्शन नंबर ए बॉम्बे सेशन 1885 में। और दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हाउ मैनी वॉल्व्स डज अ ह्यूमन हार्ट। दोस्तों यहाँ पर चैम्बर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर वॉल्व की बात हो रही है। तो मानव के हृदय में कितने वॉल्व होते हैं? तो 4 वॉल्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व, मिट्रल वॉल्व और ऑर्टिक वॉल्व। ठीक है, ये 4 प्रकार के वॉल्व होते हैं। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि चैम्बर कितने होते हैं, कक्ष कितने होते हैं, तो 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आउट ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स विच स्टेट डज नॉट हैव एनी मैरीटाइम बाउंड्री। तो निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की सीमा समुद्र के पास नहीं है, यानी कि किसकी सीमा जो है वो समुद्र से नहीं लगती है, मैरीटाइम बाउंड्री नहीं है? तो दोस्तों राजस्थान के पास मैरीटाइम बाउंड्री नहीं है। यह एक लैंड लॉक्ड स्टेट है और इसकी सीमा जो है समुद्र से कहीं पर भी नहीं लगती है। ठीक, रेगिस्तान है हाँ, इसकी सीमा रेगिस्तान से लगती है, मतलब डेजर्ट से लगती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ इट्स हेडक्वार्टर। तो एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो फिलीपींस मनीला में एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। अब इसके प्रेसिडेंट कौन है ADB के? मात्सुगु असाकावा। कौन है दोस्तों? मात्सुगु असाकावा, इनका नाम याद रखेंगे। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। 2020 में भारत के अशोक लवासा को, इंडिया के अशोक लवासा को
एडीबी का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा और अशोक लवासा का नाम जरूर याद रखिए। अगला है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द प्राइमरी पेसमेकर ऑफ हार्ट। बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, ये एक रिवीजन वीडियो है, ठीक है दोस्तों। तो पेसमेकर ऑफ हार्ट किसे कहा जाता है? एस ए नोड को। एस ए नोड का फुल फॉर्म होता है साइनो एट्रियल नोड, ठीक है। इसे पेसमेकर ऑफ हार्ट कहा जाता है। यह हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसीलिए इसको पेसमेकर ऑफ हार्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, एस ए नोड, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अर्थ रिसीव्ड हीट फ्रॉम द सन इज कोल्ड। तो सूर्य से जो हीट रिसीव करती है हमारी पृथ्वी, उसे क्या कहा जाता है? उस हीट को उसे आतपन या फिर इंसोलेशन कहा जाता है, ठीक। सूर्य से प्राप्त करने वाली हीट को क्या कहा जाता है? आतपन, इंग्लिश में इंसोलेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंश्राइंड। तो फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ पर हैं हमारे संविधान के, किस भाग में है? तो दोस्तों पार्ट 4 ए में। कौन से पार्ट में? पार्ट 4 ए ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज इंश्राइंड हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, इनको 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत इंट्रोड्यूस किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन से अमेंडमेंट के तहत? 42nd अमेंडमेंट के तहत, जो कि 1976 में हुआ था। और किस कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर किया गया था? तो कमेटी से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। कौन सी कमेटी दोस्तों? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर इनको किया गया था। और यह कौन से आर्टिकल में है? यह है आर्टिकल 51 ए में, ठीक है। कौन से आर्टिकल में है दोस्तों? आर्टिकल 51 ए में। जितनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ याद रखिए, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। और टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं? 11। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं टोटल? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, द अशोकन इंस्क्रिप्शंस वर एनग्रेव्ड इन विच स्क्रिप्ट। तो जो अशोक है उसके शिलालेख हैं वह किस लिपि में मिले हैं, ठीक है ना दोस्तों। जो अशोक के शिलालेख हैं वो किस लिपि में थे? तो ब्राह्मी लिपि में थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, द बिजिएस्ट ओशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रेडर्स। तो व्यापारिक दृष्टि से सबसे व्यस्ततम महासागर या फिर ओशन कौन सा है? तो अटलांटिक ओशन जो है दोस्तों, यह व्यापारिक दृष्टि से सबसे व्यस्ततम महासागर है। और सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? पैसिफिक ओशन है। और सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है? अटलांटिक ओशन है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम। तो एक एटम होता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी टोटल एनर्जी कितनी होती है? दोस्तों जब कभी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है तो ऑलवेज निगेटिव कंडीशन में होता है। किस कंडीशन में होता है? निगेटिव कंडीशन में होता है। इसीलिए उसकी एनर्जी जो है शून्य से भी कम होती है, यानी कि लेस देन 0। तो ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसीलिए इसको ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर डी लेस देन 0 इसका राइट आंसर है। विच मुगल एम्परर प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ टोबैको। तो किस मुगल सम्राट ने तंबाकू का प्रयोग निषिद्ध कर दिया था? तो इसका आंसर है जहांगीर ने। दोस्तों जहांगीर ने तंबाकू और स्मोकिंग प्रोडक्ट और जो नशे वाली चीज़ें होती हैं उनके प्रयोग को बैन कर दिया था अपने शासनकाल में। जहांगीर ने कब से कब तक शासन किया? 1605 से 1627 तक, यानी कि 1605 से 1627 तक राज किया। अगला प्रश्न है, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय। तो दोस्तों आपने अम्ल वर्षा का नाम जरूर सुना होगा। जहाँ पर ज़्यादा फैक्ट्रियाँ होती हैं तो वहाँ पर, जहाँ पर इंडस्ट्रीज ज़्यादा होती हैं तो वहाँ पर जो इंडस्ट्रियल स्मोक निकलता है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि SO2 और NO2 बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे इन्वायरमेंट में मिक्स हो जाती हैं और वर्षा के साथ एक एसिड रेन करती हैं, जो कि हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए और कृषि के लिए, सॉइल के लिए, ज़मीन के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसीलिए इसमें क्या होता है? SO2 एंड NO2, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड एंड NO2 इसमें होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, द फॉरेस्ट ऑफ साइलेंट वैली ऑफ केरला इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला में स्थित है। यहाँ के फॉरेस्ट किस प्रकार के फॉरेस्ट हैं दोस्तों? तो ये विकीपीडिया का आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि विकीपीडिया में लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने डिफरेंट सोर्सेज में चेक किया तो यहाँ पर आंसर अलग अलग थे, तो मैंने इसलिए ऑथेंटिक सोर्स विकीपीडिया लिया। तो विकीपीडिया के हिसाब से इसका आंसर है
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी कि उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। ठीक है ना दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगर एग्जाम में आता है तो आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को ही लगाएंगे। ठीक, ये नीलगिरी हिल्स में प्रेजेंट है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फिर है दोस्तों, द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबोलिश्ड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। तो पहले क्या था, अछूत प्रथा चलती थी, अस्पृश्यता चलती थी, अनटचेबिलिटी थी। तो उसको किस संविधान के किस क्या है दोस्तों, किस आर्टिकल में ऐसा दिया गया है कि जो अनटचेबिलिटी है वो अबॉलिश्ड हो गई है? तो आर्टिकल नंबर 17 में। इसमें मैं क्या नहीं कर पाया, ऑप्शन पूरे नहीं लिख पाया, तो इसका आंसर है आर्टिकल नंबर 17 में। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल नंबर 17 में, जो कि फंडामेंटल राइट में आती है, और फंडामेंटल राइट हमारे पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 17 में। अगला है दोस्तों, वुड स्प्रिट इज। तो वुड स्प्रिट किसे कहा जाता है? तो वुड स्प्रिट कहा जाता है दोस्तों मिथाइल एल्कोहल, जिसको कि मिथेनॉल भी कहा जाता है। ठीक है, मिथेनॉल को वुड स्प्रिट कहा जाता है, तो ये इसका उपनाम है। ठीक है, निकनेम है, मिथेनॉल का निकनेम वुड स्प्रिट है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3OH। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर कर दीजिए, और कल के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।